अपना जो है सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ पहुंच जाए। जॉब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी भी है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी भी है, एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल इन फील्ड। अगर हम कॉन्स की बात करें तो सबको पता है कि इस सर्विस में फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स रहते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा, पहली बात तो सिलेक्शन में भी हमें ये नहीं पता कि हमारा सर्विस में सिलेक्शन कौन सी सर्विस आएगी, उसके बाद कार्डर कौन सा मिलेगा, और जब कार्डर मिलता है उसके बाद भी विद इन द कार्डर ऑल्सो आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स रहती हैं, तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ को बैलेंस करना एक चैलेंज रहता है। देयर इज अ dynamic paraphernalia in field which includes political masters, which includes the judiciary, media और एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब एक पैराफर्नेलिया है, उसके अंतर्गत सिविल सर्वेंट को काम करना होता है, चाहे वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हो। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ये सोचना है कि आप क्या ये एग्जाम करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो आप जो है कितने इसमें साल देना चाहेंगे, मतलब कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। अगर हम आज की ही बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक में भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ में डायरेक्ट डीसी मीटिंग ली। तो उन्होंने भी ये बात को एम्फसाइज किया कि एक जिले में जो जिला अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस जैसी रहेगी वैसे ही जिले का पैराफर्नेलिया रहेगा, और वैसे ही मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व है इसको जो है अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने का, और विशेष रूप से दे हैव टू वर्क डे एंड नाइट फॉर इम्प्रूविंग द पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो अगर ये जो मैंने बात कही कि ये जो रीज़न है ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप क्यों करना चाहते हैं। वंस दैट रीज़न इज़ क्लियर टू यू, आई वुड एडवाइस कि आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितने साल इस प्रिपरेशन के लिए देंगे, और उसके साथ-साथ फॉल बैक करियर ऑप्शन भी आपके माइंड में होना चाहिए, जो कि प्लान बी मैं बोलती हूँ। कई लोगों से आपने सुना होगा कि प्लान बी कुछ नहीं होता, अगर कोई एस्पिरेंट है, तो उसके माइंड में होना चाहिए कि मैं शॉर्ट-शॉर्ट करके रहूँगा। मैं ये बात डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते या आपके अंदर कैपेबिलिटी कम है, सिर्फ़ एक रियलिटी चेक, क्योंकि आप देखिए कि लेस देन 1% फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जो एक युवा अपनी प्राइम इयर्स ऑफ यूथ जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, साथ में अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, इसमें फाइनेंशियल भी बर्डन रहता है, साथ ही साथ में आप जो अपना तैयारी का समय दे रहे हैं उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आपको नॉलेज इतनी आ जाती है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज वेस्ट ना हो, और आप इसका प्लान बी ऑप्शन आपका क्या रह सकता है, ये आप ज़रूर सोचें, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लें कि व्हाट वुड बी योर प्लान बी इफ यू डोंट क्लियर सिविल सर्विसेज। देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि व्हेन टू स्टार्ट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, कि हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको स्कूल लेवल में ही क्लियर हो जाता है कि हमें सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है। मैं आज भी कई बच्चों से ऐसा मिलती हूँ जिनको क्लास 10-11 में ये बात क्लियर है कि हमें जो है ये एग्जामिनेशन देना है ग्रेजुएशन के बाद। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं मेरे जैसे जिनको ग्रेजुएशन जब कर रहे होते हैं तब उनको माइंड में आता है, जब उनको पता लगता है इसके बारे में, और तब वो सोचते हैं कि इसका एग्जामिनेशन दिया जाए। और कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी इसकी तैयारी करते हैं, जॉब के साथ तैयारी करते हैं, मैरिज के बाद तैयारी करते हैं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट स्कूल से ही सोच रहे हैं कि हमें इस सिविल सर्विसेज में जाना है, तो सबसे पहली बात कि आपकी जो एनसीईआरटीज हैं, आप वो स्कूल में भी पढ़ रहे होते हैं, उन उसको आप ब्रश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर रीडिंग,
मैगज़ीन्स अगर आपको इंटरेस्ट है और टाइम है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका क्लास 11th-12th में जो भी करियर आपने जो फ़ील्ड आपका चूज़ किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आई वुड सजेस्ट कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए आपको ग्रेजुएशन में भी और उसके बाद भी टाइम रहता है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव रहेगी तो आप उसमें टाइम दे सकते हैं। स्कूल तक बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान ना देते हुए अपना एक ओरिएंटेशन डेवलप करें। किसी भी इश्यू से रिलेटेड आपका एक जो व्यू पॉइंट है, उस इश्यू से रिलेटेड वो सब डेवलप करें। यू कैन वर्क टुवर्ड्स राइटिंग आर्टिकल्स। आप लिखना शुरू कर सकते हैं, उससे क्या है आपको बाद में मेंस के एग्ज़ाम में और ऐसे में भी हेल्प मिलेगा। सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन में करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें आप स्कूल में कर सकते हैं, उसके साथ-साथ यू कैन आल्सो ट्राई एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई अलग सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आपका सेम सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन वाला, तब तो आपको बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल डेफिनिटली हैव एन अंडरस्टैंडिंग। बट अगर नया सब्जेक्ट लेते हैं, तो जो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, वो ये बोलता है कि प्रीलिम्स सॉरी जो मेंस एग्जामिनेशन में जो एक्सपेक्टेड है दैट शुड बी मिनिमम अप टू द ऑनर्स लेवल एंड नॉट इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट। तो मतलब ऑनर्स के आसपास का आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका लेवल होना चाहिए, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जॉब तो बहुत जनरली हेक्टिक रहता है, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, या आपका टाइमलाइन ऐसे है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काम रहता है, जो कि बहुत कम जॉब्स में होता है आजकल। तो उसके साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आप ऐसा शेड्यूलिंग कीजिए कि आप दिन में कितने घंटे आप दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो अगर आप वर्किंग हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ में अगर आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या सपोज़ आप मैरिड हैं, आई हैव सीन मैनी मैरिड वुमेन एंटरिंग इनटू सिविल सर्विसेज़, तो उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम एक्चुअली में बात करें तो जो जिस टाइम से एग्ज़ाम आपने देना है, तो उससे 1 साल पहले वाला जो पीरियड होता है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपको प्रॉपरली पढ़ाई करनी पड़ेगी मिनिमम 1 ईयर। और 1 साल जो लगता है जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू वो देंगे। तो लगभग 2 साल मिनिमम मान के चलें। और उसके बाद में अगर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट जो भी है, मतलब आप जितना देना चाहें एंड व्हिचएवर यू आर एलिजिबल टू एज़ पर योर कैटेगरी एंड एज लिमिट, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो व्हेन वी आर डिसाइडिंग कि हमें अब शुरू करना है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। नाउ आई कम टू द स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन टिप्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एडवाइस यही है कि आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिसेंट नोटिफिकेशन जो यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको देखिए। उस पे जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन है एज पर द कैटेगरी। तो जब ये क्लियर हो जाता है, तो ये भी आप थोड़ा-सा माइंड में मान के चलें, सोच के चलें कि मैंने कितने साल इन्वेस्ट करने हैं। डू नॉट मेक इट एन अनलिमिटेड एक्सरसाइज। मतलब इसको ये मतलब परपेचुअल करके रखना है, ऐसे मत सोचिए। आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि मेरे को 2 साल देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं। कई कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी हम फर्स्ट तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, कैसा आ रहा है। भाई एक्सपीरियंस तो आप मॉक टेस्ट में अपने आप घर बैठ के भी ले सकते हैं कि आपका कुछ लेवल है या नहीं है। आप उसके लिए अटेम्प्ट क्यों वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मेरे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि
आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका कितना अटेम्प्ट्स देना है, और जितने भी अटेम्प्ट्स दें वो आप सीरियसली अटेम्प्ट्स दीजिए। मतलब डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि इतना मतलब आपके लिए हर अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये मान के चले। क्योंकि अगर ये भी हो सकता है कि आपकी एक अटेम्प्ट में कोई अलाइड सर्विस में हुआ, सपोज डैनिप्स में हुआ, डैनिक्स में हुआ, फिर आपको ये लगेगा कि अगर आपके पास अटेम्प्ट बाकी है तो यू कैन ट्राई एंड इम्प्रोवाइज एंड गेट इनटू द अदर सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस। तो इसीलिए अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट वेस्ट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस। और जैसे मैंने सिलेबस की बात करी, उसके साथ साथ आप जो ये बात है जो कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स, तो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए और एक आइडिया मिलेगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपका कंफर्ट लेवल क्या है। कई बार हमें क्वेश्चन पेपर्स इसलिए भी देखने ज़रूरी हो जाते हैं कि हम अनडिसाइडेड होते हैं अबाउट ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में बाद में बताऊंगी। तो यूपीएससी नोटिफिकेशन सिलेबस प्रॉपरली पढ़िए। 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो अभी रिसेंट आए हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत ड्रास्टिक, बहुत जल्दी जल्दी भी चेंज होते हैं। जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था 2006 और 7 में, दो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो मैंने जब एग्जाम दिया तब से लेके अभी तक बीच में, फिर उसके बाद सी सेट आया। सी सेट हमारे टाइम पे नहीं था, उसके बाद भी मतलब चेंजेस काफी ज्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए बहुत पुराने पेपर्स देखने का फायदा नहीं है, आप रिसेंट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए। और जब आपका इम्पोर्टेंट डिसीजन जब हो जाता है कि हाँ मैंने इस साल में देना है, तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना टाइम अवेलेबल। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, 2022 में टेंटेटिवली हम ये मान के चलते हैं, जो रेगुलर शेड्यूल होता है उसके हिसाब से जून में प्रीलिम्स होगा। तो जून में अगर प्रीलिम्स होना है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में मेंस होंगे, एंड देन नेक्स्ट ईयर 23 में अप्रैल में इंटरव्यू रहेगा। तो आज हम मई में हैं, हमारे पास पूरा 1 ईयर है अवेलेबल अगर हमें नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में अपियर होना है। तो आई वुड एडवाइज कि आपके अभी के शुरू के 6 महीने जो हैं, सो फॉर एग्जाम्पल मई से लेके, मई भी अगर हम हटा दें तो जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक का जो टाइम है, 5 से 6 महीने का टाइम है, इसमें आप ओवरऑल फाउंडेशन लेइंग के लिए आप पढ़ाई करें। सो दैट वुड बी बेसिकली कवरिंग ऑल योर टॉपिक्स अंडर जीएस, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल एज वेल। एंड आपको प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी ही इसमें करनी है, मेंस और प्री की कंबाइंड स्टडी। क्योंकि कई कैंडिडेट्स कोचिंग भी लेते हैं, उसके अंदर उनको कोचिंग क्लासेस, हालांकि आजकल फिजिकल क्लासेस तो अभी नहीं हो रही हैं ड्यू टू कोविड, एंड ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। एक पूरा मतलब जो है समझने के लिए 5 से 6 महीने आई थिंक आर सफिशिएंट। देन उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेंस पे फोकस कीजिए। सो नवंबर से फरवरी तक आप मेंस पे फोकस कीजिए। तो मेंस पे फोकस करने का मतलब क्या है कि मेंस का जो है, वी नो कि इट्स अ सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, तो जिसमें आपको रिपीटेड रिविजन्स की भी जरूरत पड़ेगी, और आपको अपने नोट्स जो हैं उसको रिवाइज करके आपको ये माइंड में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आएगा, इतने मार्क्स में आएगा, तो मैं इसमें क्या जवाब मैं दूंगा, दूंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, इसको आप यूज कीजिए। और उसके बाद जब आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है, सो फॉर एग्जांपल जून में अगर प्री का एग्जाम है, तो उससे लगभग 2 से 3 महीने पहले तक कंप्लीटली फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो 2 से 3 महीने आपको रहेंगे प्री के लिए, आई थिंक दैट आर सफिशिएंट, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप प्री को छोड़ देंगे। क्योंकि एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो जीके करंट अफेयर्स है वो हमको डेली पढ़ना है। तो जीके करंट अफेयर्स, करंट नॉलेज, ये जो है, जो जीएस का जो सब्जेक्ट है, इसको हमें डेली पढ़ना है, और ये इम्पोर्टेंट हमारा मेंस के लिए भी रहेगा और ये प्री के लिए भी रहेगा। तो
जब फिर आपने प्री दिया जून के अंदर, उसके बाद फिर जब आपका मेंस का टाइम आएगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी ऑन योर मेंस। और जैसे ही आप प्री देते हैं उसके बाद थोड़ा सा गैप लेके, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक, आप थोड़ा सा गैप लेके जो है आप दोबारा तैयारी में लग जाइए। क्यों, डू नॉट वेस्ट टाइम। कई कैंडिडेट ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा, और देखेंगे अभी एक बार प्री का रिजल्ट आने दो। तो फ्रेंड्स, हम जब एग्जाम दे ही रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर बाई चांस ऐसा अटेम्प्ट में नहीं भी हो रहा है, तो अगर आप ये टाइम जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में सेकेंड अटेम्प्ट में भी आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जब हम स्टेज वाइज प्रिपरेशन की बात करें, बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगी। स्टेज वाइज प्रिपरेशन, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जैसे हमें पता है कि इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सी सेट आता है, और इसमें दोनों सब्जेक्ट्स के हैं जो 200 मार्क्स ईच है। सब्जेक्ट वन जो है वो बेसिकली जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। और जो पेपर टू रहता है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी, वो सब जो है वो सब चीज़ों का टेस्ट रहता है। तो ये दोनों ही जो पेपर हैं सेम डे में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और आपको मार्क करना होता है। तो जीएस के लिए, सॉरी, जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपको एक्सटेंसिव मतलब क्योंकि लिखना वैसे नहीं है, आपको जस्ट आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होना है उस चीज को, कि आपको उसका जैसे ही कोई चीज पूछी जाए तो आप उसका आंसर दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, आप आपका माइंड उसको रिक्रिएट कर रहा है। तो आई मीन इट नीड्स एन एक्सटेंसिव टाइप ऑफ अ स्टडी प्रिपरेशन। इफ वी टॉक अबाउट मेंस, अगर हम मेंस की बात करें, मेंस के अंतर्गत देयर आर मतलब 7 पेपर्स होते हैं, जिसको आपको, वैसे टोटल 9 पेपर्स होते हैं, बट 7 पेपर्स होते हैं जिसमें आपको मार्क्स काउंट किए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि मेंस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन, जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट का 250 का मैक्सिमम स्कोर है। सो 250 इंटू 7 इज 1750। 1750 का जो मेंस का टोटल हमारा स्कोर रहता है, प्लस 275 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। तो 2025 का अगर हमारा टोटल स्कोर है जिसमें से मार्किंग होती है, तो आप इसमें से आप ये मान के चलें कि इंटरव्यू इज ओनली 275 मार्क्स, और बाकी जो है वो मेंस का पार्ट है। तो इसीलिए मेंस के अंदर आंसर राइटिंग, रिपीटेड रिवीजन एंड रिप्रोड्यूसिंग व्हाट यू नो इफेक्टिवली, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना। तो इसमें पेपर वन ऐसे का रहता है, पेपर टू 3, 4 एंड 5 जो है ये जीएस ओरिएंटेड हैं। जैसे पेपर टू है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हेरिटेज। पेपर थ्री है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर फोर है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर फाइव है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एंड पेपर सिक्स सेवन है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं डिस्कशन थोड़ा बाद में करूंगी। तो मेंस के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी पूरी रैंक, आपके सिलेक्शन डिसाइड करने में। और फ्रेंड्स, एक एक नंबर से आपको पता है कि एक एक नंबर से कट ऑफ में कैंडिडेट्स क्वालिफाई करना रह जाते हैं। तो मेंस को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फिजिकल भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके कोई ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो हैं आपस में भी लिख के एक दूसरे से चेक करा सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, आपके फ्रेंड्स भी, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑल आर ग्रेजुएट्स, मतलब इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन वाला लेवल तो सबका ही है, तो हमें बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग है इशू की। लेकिन बस बात वो है कि हमारा जो लिमिटेड नंबर ऑफ
वर्ड्स हैं या जो स्पेस है एंड ऑफ कोर्स टाइम है, उसके अंदर हम अपने आप को कैसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस करें, इसी के लिए प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग का। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे पास में क्लियर हो कि हम कैसे लिख रहे हैं। एंड एक बात और ज़्यादा ज़रूरी है ये दिमाग में रखनी कि हमें रिसर्च या पीएचडी स्कॉलर नहीं बनना है। मतलब वी आर नॉट हियर टू डू एनी पीएचडी ऑन एनी सब्जेक्ट। हमें मार्क्स ले आके एग्जाम पास करना है, ठीक है? तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आए, लेकिन उसके अंदर डीपली नहीं घुसना है जितना कि उसमें रिक्वायर्ड ही ना हो। आप समझ रहे हैं कि हमें उसमें रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के अंदर हमें उतना ही पता होना चाहिए जितना वो रिक्वायर्ड है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। और रिपीटेड रिविजन्स आरक की, अगर आपको आदत है अपने नोट्स बनाने की, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं यही आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद में उस दौरान में आपको मदद करेगी जब आप रिवीजन स्टेजेस पे होंगे। ये बहुत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई बुक लिस्ट नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल हैं आज के दिन। और जैसे हमारे टाइम में हम पढ़ते थे बिपिन चंद्रा, हमने पढ़ी, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो डीडी बासु। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जो भी बुक में आप कंफर्टेबल फील करें वो आपको पढ़नी चाहिए, और साथ के साथ में करंट अफेयर्स और जीके पे एम्फोसिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, द हिंदू देख सकते हैं, या आप इंडियन एक्सप्रेस या जो भी मतलब वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है। और एक वर्नैकुलर मतलब एक हमारा जो है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी, मलयाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है, एक उसमें पढ़ें। साथ ही साथ में मैगज़ीन्स हैं वो पढ़नी ज़रूरी है। योजना और कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं, तो उसमें आप जो है उसको आप देखें, उसके लिए बहुत अच्छा है। और बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है आपकी एक टेस्ट है आपकी इसका, आपके एंड्योरेंस पावर का, आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, आप कितना मतलब आप कितनी अच्छी तरीके से उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और डीमोटिवेशन के फेजेस तो सबके साथ ही आते हैं, मेरे साथ भी आए थे, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए अपने गोल पे फोकस करके हमें आगे बढ़ते रहना है। नाउ व्हाट आई जैसे मैं सब स्टेज वाइज की बात करी थी, तो मैंने प्रीलिम्स की बात करी, मेंस की बात करी। नाउ आई डिस्कस अबाउट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज द ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे विषयों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका डिस्कशन होता है। साथ ही साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड, रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये सब चीजें, एंड द अबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। जब हम फील्ड में, जब हम ऑफिसर बनना मुझे लगता है कि आसान है, लेकिन ऑफिसर बनने के बाद नौकरी में नौकरी करना और नौकरी में सरवाइव करते रहना, आई थिंक इट इज इवन द मोर डिफिकल्ट देन टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो जो स्ट्रेस हम पढ़ाई में जो फेस कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि जब आप क्लियर करते हो ये एग्जाम, तो बहुत रोजी पिक्चर एकदम से नहीं मिलेगी आपको। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग पीरियड अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको इंडिपेंडेंट चार्ज लगे मिलेगा, तो इंडिपेंडेंट चार्ज जैसे ही मिलता है, आप उस सब डिवीजन के, आप उस एरिया के होल सोल जिम्मेवार हो जाते हो, और आपको मतलब देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इंटरव्यू की बात करें तो आप अपने सीवी पे वर्क करें, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या कोर्स आपने किया, प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल की है, उसके बारे में, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, योर फैमिली, इफ यू आर वर्किंग देन योर वर्क प्रोफाइल, एंड आपकी हॉबीज क्या हैं। और ये भी थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्स होना चाहिए कि हम ये एग्जाम क्यों दे रहे हैं।
तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, वो पूछेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा ये आपके माइंड में क्लियर होना है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात समझनी कि हमें इंटरव्यू बोर्ड के सामने ब्लफ नहीं करना है। सो दे आर वेरी सीनियर पीपल ऑफ वेरियस फील्ड्स, जो चेयरमैन होंगे और जो और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होंगे बहुत सीनियर हैं। उन्होंने बहुत, हमारा तो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ और उन्होंने जो है बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया होता है। दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। तो इफ यू आर हैविंग सम डिफरेंट ओपिनियन ऑफ एनी इशू विच इज बीइंग डिस्कस्ड, लेकिन आप जो है कंफ्यूज्ड हैं या कन्विंस्ड नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ राइट, डू नॉट एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट। मतलब एक आर्ग्यूमेंट में ना एंटर करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और आप 100% श्योर नहीं है, तो प्लीज एडमिट कि सर और मैडम, आई एम नॉट able to recall, yeah, I'm not aware of this issue at present, but after the interview I'll definitely gain knowledge on this, I will update my facts on this. तो एडमिट पोलाइटली कि आपको नहीं पता है, डू नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट एंड ऑल्सो डू नॉट ब्लफ। मतलब आप एक झूठ बोलने के लिए फिर आपको और कड़ी 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 आपको बनानी पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब ना करें एंड स्टे ग्राउंडेड। एंड प्रैक्टिस के लिए आप मॉक इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनके साथ में आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ आई डिस्कस कि हाउ टू स्टे फोकस्ड। ये इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, तो हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड व्हेन यू प्रिपेयरिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सेल्फ मोटिवेशन जो है वो हमेशा अप रहे। अब मुझे ये बात, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ कि इतना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वी ऑल हैव आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो योर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आप प्रायोरिटाइज करें अपने जो है, इसमें लिवरेज करना मैं वर्ड यूज करूंगी कि जो आपके स्ट्रेंथ है या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे कैसे स्कोरिंग लाया जाए और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। यू ब्रेक द टास्क। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 साल है, उस 1 साल में 12 महीने हैं, तो उन महीनों को, जैसे मैंने बताया, महीनों को पहले ब्रेक कीजिए, फिर जितने मंथ्स हैं उसके अंदर वीक्स अवेलेबल हैं, उस वीक्स को भी आप ब्रेक कीजिए। तो वीकली आप अपना कैलेंडर शेड्यूल बनाइए कि मैं इस वीक में ये करूँगा। वंस यू आर डन विद दैट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फिर एक डेली कैलेंडर भी बनाइए। तो डेली कैलेंडर में मतलब कि मेरे को आज के दिन में ये चीज़ें कवर करनी है। स्टे फोकस्ड, टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, टॉक टू योर फैमिली फ्रेंड्स, डिवोट सम टाइम टू हॉबीज। मतलब छोड़ना नहीं है जस्ट बिकॉज कि हमसे नहीं हो रहा। आप जिस टाइम पे सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो रहा, उसी टाइम पे ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे ऑल ओवर द कंट्री में जो यही बात सोच रहे होंगे। और अगर वो सब सोच के कि हमसे नहीं हो रहा है विदाउट इवन गिवन योर 100% एफर्ट, तो ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है आपके खुद के साथ, आपके खुद के सपनों के साथ, और ऐसे जो भी लोग जिन्होंने आप में विश्वास करके इस प्रिपरेशन में आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने आपका साथ दिया है अभी तक और वो चाहते हैं कि आपको वो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हुए देखें, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, आपका भी दायित्व है कि उनको ये खुशी का मौका मिले और वो जो है समाज में आपको ऐसा देखें, और आपको भी जो है अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए अपना 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी फोकस्ड, बी सेल्फिश इन योर टाइम। अगर कोई कोई यू नो कोई कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, टेंट्रम्स या ताने, जो भी सोसाइटी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, तो लेकिन इन सबको इग्नोर कीजिए। अपने आप अपने टाइम के लिए आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। नाउ
कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि जनरली मेरे से पूछते हैं, ऐसे 4 से 5 विषय हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। तो सम कॉमन कंसर्न्स पर्टेनिंग टू द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो पहली तो बात यही है कि मेरे से पूछते हैं कैंडिडेट्स कि हाउ मेनी आवर्स टू डिवोट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, कम से कम 10 से 12 घंटे डेली जब आपने सोचा प्रिपरेशन करने का, और जब आप एग्जाम देना, मतलब जब आपके एग्जाम का बिल्कुल नियर टाइम आ जाता है 1 से 2 महीने पहले, 15 से 16 घंटे आपको कोशिश करके देने होंगे। 14, 15, 16 घंटे आपको देने पड़ेंगे। सबका अपना स्टैमिना है, लेकिन ये धीरे 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 डेवलप होता है, ठीक है। तो आप जब इसमें आप तैयारी में डूब जाएंगे, जब आप अपना 100% देंगे, तो ये टाइम आपको कैसे निकलेगा पता ही नहीं लगेगा। एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इतने इतने घंटे दे रहे हैं और आपको फिर कुछ माइंड में नहीं जा रहा। तो इससे बेटर ये है कि यू शुड बी एबल टू डिवोट द क्वालिटी टाइम। द नेक्स्ट थिंग इज कि ऑप्शनल कैसे चूज करें, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल प्रीलिम्स में तो है ही नहीं, मेंस में ही आपको 2 सब्जेक्ट्स उसके रहते हैं। तो ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है फ्रॉम योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपका सेम है तो वे मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आपका रहेगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आप कैसे चूज करें, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे चूज करें। तो देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका और किसी सब्जेक्ट में भी कंट्रीब्यूशन रहता है। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या मतलब मैं सब्जेक्ट्स के नाम नहीं मेंशन करूंगी, आई डोंट वांट टू मिसलीड एनीबॉडी। So contribution of the optional subjects towards other subjects in the general studies or in essay, that would be one deciding factor. Study material किस में available है, and also उसमें scoring क्या रहता है, और बहुत ज़्यादा important है ये देखना कि आपका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं है। मतलब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसको जिसको आपको पढ़ने में रुचि ही नहीं हो रही, तो आप उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यू शुड फाइंड दैट इंटरेस्ट, दैट सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। तो ये ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका ओरिएंटेशन है, वो सब्जेक्ट लीजिए। लास्ट 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए ये सब्जेक्ट कैसा रहेगा, उसके अंदर स्टडी मटेरियल कैसा अवेलेबल है। ये सब को ध्यान में रखते हुए आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज कि हमारा मीडियम क्या लेना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, जिस भी मीडियम में आप अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, मेंस में, क्योंकि मेंस ही रिटन एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर भी आप वो कर सकते हैं, उसी को लीजिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिंदी और इंग्लिश। और दोनों ही मीडियम से हर साल भारी मात्रा में कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, इवन टॉपर्स भी आए हैं इन मीडियम, हिंदी मीडियम से भी। नेक्स्ट इशू इज कोचिंग नेसेसरी फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग की आदत है नहीं है। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको शुरू से ही, मतलब स्कूल के टाइम से ही उनको कोचिंग की ज़रूरत है, उनको आदत रही होती है। तो उनको कोचिंग में पढ़ने का रहता है कि हम कोचिंग ही ज्वाइन करें। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कोचिंग में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते हैं। और ये भी बात है कि सब जगह इफेक्टिव और अच्छी कोचिंग अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं जाके, मतलब वो कोचिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप उसको जाके, क्योंकि कोचिंग करनी है, सबने बोला कि कोचिंग करनी है, इसलिए आप जा रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये भी ज़रूरी है समझना कि एक तो अच्छी कोचिंग हो और आपके पास कितना टाइम हो, वो भी। और ये भी है कि कोचिंग में देखिए, इट इट इन्वॉल्व्स अ मॉनेटरी एस्पेक्ट आल्सो, कि ये उसमें मनी भी इन्वॉल्व्ड है। आपको कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से आपको दूसरी जगह में शिफ्ट होना पड़े, यू मे हैव टू कम टू अ बिगर टाउन और अ सिटी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान ये डिसाइड करना है कि कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है। आज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है।
उसको एक एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ में ग्रुप स्टडीज भी आप ले सकते हैं, ग्रुप स्टडीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल मीडिया नेसेसरी और रेलिवेंट फॉर द एस्पिरेंट्स? फ्रेंड्स, अननेसेसरीली सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ जो वेबसाइट, जो भी ऑनलाइन मीडियम लाइक अ यूट्यूब चैनल और एनी इंस्टाग्राम चैनल or any website which is giving you relevant information with respect to your examination preparation, सिर्फ उसी को देखिए, बाकी मत फॉलो कीजिए। जो भी एस्पिरेंट्स बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरली द सोशल मीडिया। जो भी ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, मटेरियल हैं, उसी पे फोकस कीजिए। फ्रेंड्स, हाउ टू फेस फेलियर्स इफ नॉट सिविल सर्विसेज? अगर आप सिविल सर्विसेज में नहीं होते हैं क्लियर, तो क्या करेंगे? फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सक्सेस रेट नॉट इवन 1% है। करियर बैकअप प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान बी। और जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतनी नॉलेज आ जाती है कि यू कैन यूज इट इन वेरियस अदर एवेन्यूज। ठीक, you can become an entrepreneur, you can set up your own business, create employment, you can join private sector, you can also form an NGO, civil society organization। जैसे हमारा माइंड में है कि हमें देश के लिए काम करना है, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल शक्ति मिशन, ब्लड डोनेशन, सेव एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो हताश ना होते हुए उन सबको भी एक्सप्लोर कीजिए एंड गिव योर बेस्ट इन वट एवर प्रोफेशन, वट एवर करियर यू आर चूजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर आई कम टू एंड ऑफ माई डिलिब्रेशन, मैं ब्रीफली अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी, वेरी ब्रीफ। फ्रेंड्स, मेरा 2008 बैच है। मैं एक CS LLB और कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। कॉमर्स ग्रेजुएशन मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की एंड CS एंड LLB किया हुआ है। मेरे माइंड में सिविल सर्विसेज में आने का विचार जब मैं 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी तब आया। आई वॉज ऑलरेडी डूइंग माई CS का 2nd स्टेज मेरा क्लियर हुआ था। तो जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी, हमारी फैमिली हरियाणा में पानीपत जिले से बिलोंग करती है, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो जब मैंने ये बात मेरे फादर से डिस्कस करी सबसे पहले, तो वो उन्होंने इमीडिएटली एग्री नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे एप्रीहेंशंस एक माइंड में है, क्योंकि हमारी फैमिली में कभी भी किसी ने सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं सोचा, किसी ने तैयारी करके अपीयर नहीं हुआ। दूसरी बात, बिकॉज आई वॉज अ फीमेल, तो मैं ये बात कर रही हूँ 2002-3 की बात कर रही हूँ जब ये बात है, तो आज से लगभग 17-18 साल पहले। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेंस भी नहीं थी, स्पेशली जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, बिजनेस क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो उसमें यही लगता है कि जब लड़कियां ग्रेजुएशन कर लें तो उनकी शादी करके उनको सेटल कर देना है। तो ये सारी डिस्कशंस चलती रही। फिर मेरे फादर ने ये भी बोला कि अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आईएएस ही मिलेगा, आईएएस आईपीएस ही मिलेगा। उसके बाद क्या कैडर मिलेगा, फैमिली लाइफ कैसे सेटल होगी। तो ऑल दिस एप्रीहेंशंस केम टू द माइंड ऑफ माय पेरेंट्स। बट जब मैंने 5-6 महीना डिस्कशन किया तो देन दे अग्रीड। बट मेरे फादर ने बोला कि जो करियर बैकअप प्लान है वो ज़रूर रखना, क्योंकि अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो आप क्या करोगे। एंड ही वेरी वेल सेड कि लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने वो उस वक़्त सीए कर रही थी। तो पहले मेरा भी प्लान यही था कि प्राइवेट सेक्टर में जाऊँगी, क्योंकि मैं सीएस कर रही थी। तो जब मेरा सिविल सर्विसेज़ के लिए जब मेरा रुझाव हुआ, तो फिर मैंने, जैसे मेरे फादर साहब ने किया मुझे, हमने डिस्कस किया, तो फिर मैंने ये सोचा कि पहले मैं सीएस अपनी कंप्लीट करूँ। मैंने 2004 में सीएस कंप्लीट करी
और उसी साल मैंने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया थ्रू एंट्रेंस। और साथ ही साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी, और मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू किया है एज कंपनी सेक्रेटरी। तो 2004 से 2006-7 ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलती रही। मेरी जॉब भी, मैंने एलएलबी भी कंप्लीट किया अपनी, वो रेगुलर क्लासेस थी, और सिविल सर्विसेज की तैयारी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जो एग्ज़ाम दिया 2006 में, उसमें मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉल नहीं आई। और सेकंड अटेम्प्ट जो मैंने 2007 में दिया, उसमें 2008 में रिजल्ट आया, एंड आई कुड क्वालिफाई एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 13th। और सेकंड अटेम्प्ट में फ्रेंड्स, मुझे अपना जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ था मेंस लिखने का, वो मुझे बहुत काम आया। क्योंकि मुझे ये पता लगा कि मेरे वीक एरियाज क्या है, कि मुझे आता सब कुछ है लेकिन मैं वो लिख नहीं पा रही हूँ। तो वो इसीलिए नहीं लिख पा रही क्योंकि मेरे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कमी थी। तो मेरा यही गोल था कि मुझे अपना 100% देना है, कि मेरे को अगर तीसरा अटेम्प्ट ना देना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टाइम कम था। मेरे को आगे देने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे ये भी क्लियर नहीं था। तो मुझे यही लगा कि अब जो मुझे एग्जाम देना है वो ऐसे देना है कि मेरे को अपने ऊपर कोई रिपेंटेंस नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो इस तरीके से फिर मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर मेरा मेरा त्रिपुरा कैडर आया। मैंने वहाँ जून 2009 में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने सारी फील्ड पोस्टिंग्स की, एसडीएमशिप से लेके मैं डिप्टी कमिश्नर बनी वहाँ पे। उसके बाद मैंने हरियाणा में काम किया, हरियाणा में भी मेरी फील्ड की नौकरी रही है। और अब मैं दोबारा से त्रिपुरा स्टेट में ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऑफिसर्स मेरा अक्रॉस द कंट्री हमसे इंटरेक्शन हुआ। तो सिविल सर्विसेज जो एक आपको प्लेटफॉर्म देती है, आई थिंक इट इज स्टिल अनपैरेलल इन द कंट्री। किसी और सर्विस में आपको ये मौका नहीं मिलता, ये डाइवर्सिटी नहीं मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। आप आज के दिन अगर कोविड-19 पैंडेमिक की ही बात देखें, तो ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, रेवेन्यू सर्विस ऑफिशियल्स हो, कस्टम ऑफिशियल्स हो, रेलवेज के ऑफिसर्स हों, सारे ही कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी ओ अ ट्रिब्यूट टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, वो उनको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जितने सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वी ओ अ लॉट टू देम एज ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंड्स, मेरी जर्नी ये रही, और मुझे आज भी यही लगता है कि सिविल सर्विसेज इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन आवर कंट्री, अगर आप नेशन बिल्डिंग के लिए करना चाहते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड, माय मैसेज इज कि आप हमेशा फोकस्ड रहिए। 3 C's मैं हमेशा रिमेंबर करती हूँ। 3 C's इज करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। करेज, कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी। और ये हमेशा मैं माइंड में रखती हूँ। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव। लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव। एंड youth is the key agent for social change, economic development, technological innovation। हमें पता है कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, यूथ इज अ सुपर पावर। आप सब लोग मिलके नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, नेशन बिल्डिंग में मदद करें। और कुछ कविता हैं, प्रोज हैं, जो हमेशा मैं अपने जहन में रखती हूँ, जो मैं बता ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगी। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान। और एक और छोटी कविता आपने सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिलीव इन योर ड्रीम्स and keep telling yourself, I can, I will. Keep telling yourself, I can, I will, and you will definitely realize your goal. Give your best. All the best सभी को। थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से कुछ मेरा जो व्यूअर्स ने आज टाइम निकाल के मेरे साथ में शेयर किए हैं, वो क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी।
तो एक कैंडिडेट जिन्होंने लिखा है, मैम कॉलेज में रहते हुए प्रिपरेशन कैसे करें, मोंटी कुमार। तो फ्रेंड्स, कॉलेज में रहते हुए जैसे मैंने बोला कि कॉलेज में, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है या दैट यू आर डूइंग योर मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो उस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ में यू कैन बिल्ड अप अ बेस। तो बेस में क्या है कि आपकी एनसीईआरटीज़ और पढ़नी, बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के बारे में आइडिया लेना, जनरल जीके के लिए आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, इन सब पे ध्यान दे सकते हैं। और कॉलेज में आई थिंक ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। एंड एज सुन एज योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, अगर आप कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मिनिमम 1 साल प्रीलिम्स देने से पहले आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स ज़रूर देने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। किसी ने ये पूछा कि इज़ इट पॉसिबल टू क्लियर यूपीएससी एट द एज ऑफ 27? येस ऑफ कोर्स। मतलब आप, आई डोंट नो योर कैटेगरी जिसने पूछा है ये सवाल। आप प्लीज़ यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन को पढ़िए। उसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगा कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं एंड व्हाट इज़ द एज लिमिट क्राइटेरिया फॉर यू। सो वो आप देखिए। तो ये सब बातें एक्चुअली मैं मैक्सिमम तो बता चुकी हूँ अपनी टॉक में। हाउ टू चूज सब्जेक्ट, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए वही मैंने बात बताई कि अगर आपको ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के अंदर ही कंफर्टेबल हैं तो वही लीजिए, नथिंग लाइक दैट। अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेना है तो आप ये देखिएगा कि किस में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लेंगे जिसमें आपको जस्ट फॉर द सेक कि दूसरा कोई कह रहा है कि भाई वो स्कोरिंग है इसलिए आपने ले लिया, वो नहीं अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ में उसमें स्टडी मटेरियल अवेलेबल अच्छा होना चाहिए। एंड यू कैन हैव अ लुक एट द प्रीवियस 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर्स टू गेट एन आइडिया किस तरीके के उसमें सवाल पूछे जाते हैं और आपको कैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब